adjuvants have this capability to improve pharmacokinetics। ठीक है। जब आप ड्रग बनाते हैं, वो ड्रग बनाते हैं, तो हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, हम उसके अंदर और चीज़ें भी डालते हैं। ठीक है। तो वो क्या किस लिए डालते हैं? उसको बेटर करने के लिए, उसकी काइनेटिक्स को बेटर करने के लिए और उसकी डायनामिक्स को बेटर करने के लिए। ठीक है। तो एडजुवेंट्स हैव द सेम सेम रोल फॉर वैक्सीन्स। Adjuvants are critical for the use of inactivated vaccines। मोस्ट फाइडली हमारे पास कौन से हाइड्रोक्साइड्स और फॉस्फेट्स। ठीक है। these are the aluminium salts। Effects include liberation of antigen, chemoattraction and inflammation। ये क्या कर रहे हैं? लिबरेशन ऑफ एंटीजन। जब भी हम कहते हैं ना एपीसीज दे रिकग्नाइज दिस, दे अटैच देम, तो वो कैसे होगा? एक पूरा सेल है, उसको थोड़ी अटैच करता है। जब डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है, डिग्रेडेशन फेगोसाइटोसिस के बाद जो पार्ट्स ऑफ द सेल्स आते हैं, फेगोसाइटोसिस का पता है? ओके। फेगोसाइटोसिस के बाद जो सेल के पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, वो एंटीजेंस है। ठीक है। तो वो एंटीजेंस जब लिबरेट होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू एपीसीस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके अंदर आपके पास वो डिफरेंट जब रिसेप्टर्स के साथ आ जाएंगे ना, डेंड्रिटिक सेल्स हैं आपके पास, देन यू हैव दीज मैक्रोफेजेस। जब उनके साथ जाके अटैच करते हैं ना, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इफेक्टर सेल्स आएंगे। ठीक है। कीमो अट्रैक्शन क्या होती है? कीमोटैक्सिस। इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी? अच्छा। कीमोटैक्सिस ये होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स की अट्रैक्शन की जाती है। ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स देता है कि दिस पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज अंडर अटैक। ठीक है। अब क्या होगा? लिबरेशन ऑफ द एंटीजन। अलग होगा तो रिकग्नाइज होगा। ठीक है। जब अलग होगा तो रिकग्नाइज होगा। दूसरा क्या कर रहा है? कीमो अट्रैक्शन कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं, स्पेशलाइज सेल्स आ जाते हैं। ठीक है। उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ब्लड रिपोर्ट तो देखी होगी सीपी, उसमें क्या होता है? नंबर पड़ जाता है। ठीक है। तो कीमो अट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें ज्यादा सेल्स चाहिए और अच्छे चाहिए। ठीक है। इस जगह पे पहुंचो, सिग्नल्स। वरना एक बॉडी के अंदर ब्लड फिर रहा है, उसको क्या पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है? ये वो सिग्नल्स होते हैं जो उन सेल्स को एक जगह पे लेके आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग। ठीक है। पेन, इचिंग। ठीक है। तो डिफरेंट वहां पे जाके क्या होती है? इन्फ्लेमेशन जब होगी ना, तो सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट्स अ फाइट बिटवीन द पैथोजन एंड बॉडी सेल्स। ठीक है। तो पहले जो वो लड़ाई है ना, उसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। कहीं ब्रूज है, इन्फेक्टेड हो गई, क्या होता है? यहाँ पे इन्फेक्शन होगी, इमेजिन क्या होगा? रेडनेस होगी, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग क्यों होती है? रेडनेस क्यों होती है? इम्यून रिस्पॉन्स। कैसा इम्यून रिस्पॉन्स? सारे सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं उस चीज के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पता है क्या होता है? वेजो डायलेशन होगी, स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड के अंदर क्या है? हाँ, सारे सेल्स हैं। ठीक है। इम्यून सेल्स, उनका क्या होगा? कीमो अट्रैक्शन हुई, सारे यहाँ पे आना शुरू हो गए। ठीक है। यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया? कंट्रोल करने की कोशिश की कि ये बॉडी में ना जाए ये इन्फेक्शन। तो इन्फ्लेमेशन होगी सबसे पहले, जो होती है ना, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। मॉस्किटो बाइट भी होती है ना, तो उसमें भी क्या होता है? हिस्टामिन आती है ना। ठीक है। तो एकदम से वो स्वेलिंग हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो ये इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन, कीमो अट्रैक्शन और एंटीजन की लिबरेशन। ठीक है। टॉक्साइड्स, टॉक्सिन्स। ठीक है। टॉक्साइड्स कैसे करते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिटॉक्सिफाइंग द एक्सोटॉक्सिन ऑफ सम बैक्टीरिया, रेंडरिंग देम एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक। टॉक्सिन है। ठीक है। कैंड फूड नहीं खाते, पुराना गोश्त नहीं खाते, क्यों? पुराना गोश्त अगर निकाला है फ्रीजर से, तो उसको बार बार डीफ्रॉस्ट नहीं करते, क्यों? टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वुड बी देयर, वो क्या करेगा? अपने टॉक्सिन रिलीज कर देगा। जब उसको उठा के नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, उसने क्या किया? उसने टॉक्सिन बना दिया।
ठीक है, टॉक्सिन बन गए। अब आपने उसको क्या किया, आधा कुक करके खा लिया, टॉक्सिन्स कहाँ गए, बॉडी में। और क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, TSST भी कर सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो डिफरेंट उनके हो सकते हैं, बॉचुलिज्म भी कर सकते हैं, नर्व्स को अटैक कर सकते हैं। टॉक्सिन्स आर वेरी डेंजरस, मोस्ट ऑफ देम आर फेटल। ठीक है, अगर हाइयर डोज में हो। तो ये टॉक्साइड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि हम लेते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, उन एक्सोटॉक्सिन्स को हम क्या करते हैं कि उन्हें इस तरह प्रिपेयर करते हैं, उनकी प्रोडक्शन ऐसी होती है कि दे आर नॉट पैथोजेनिक बट दे आर एंटीजेनिक। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स सेम है, डिजीज कॉज नहीं होगी। इसमें भी हमारे पास एडजुवेंट्स यूज हो रहे हैं, उसमें एलम प्रेसिपिटेशन इज यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन। पोटेंसी क्या होती है, Potency, quantity या volume या Amplitude को stimulating response, कह सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल है उसका। हम ड्रग के लिए कहते हैं उसकी एफिकेसी, और जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है ना उसको देखते हैं आप जी। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है कि डोज की डोज छोटी हो और इफेक्ट ज्यादा हो, तो इतनी पोटेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन कम है और इफेक्ट्स अच्छा दे रही है। नो, एफिकेसी इज अ डिफरेंट थिंग, पोटेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। इस ड्रग की इतनी पोटेंसी है, इफेक्टिवनेस लोअर डोज पे वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, the antibodies produces in the body as a produce in the body as a consequence of toxoid administration neutralize the toxic moiety produced during infection rather than act upon the organism itself. In general, toxoids are highly efficacious and safe immunizing agents. अब यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, हमने टॉक्साइड प्रोड्यूस किया अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट टॉक्सिन्स, नॉट होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इफ दे आर नॉट अगेंस्ट होल ऑर्गेनिज्म, तो फिर क्या इम्यून रिस्पॉन्स होल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगा, नहीं। ठीक है, दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज ओनली दी टॉक्सिन्स। ठीक है, नॉट द होल ऑर्गेनिजम्स। हाईली एफिकेशियस होते हैं और सेफ होते हैं टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो एफिकेसी भी ज्यादा होगी, और क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक टॉक्साइड्स के अगेंस्ट एफिकेसी भी अच्छी होगी, और दे आर सेफ टू यूज टॉक्साइड्स। एडजुवेंट्स, सॉरी हम फिर पीछे चलेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी। हाँ जी, सरफेस, अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, सेलुलर फ्रैक्शंस वैक्सीन्स। पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड क्या है, कंटेंट्स ऑफ द सेल, यही होता है ना, किस चीज का बना है। पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड दो चीजों का होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड क्या, ग्लूकोज। They are prepared from extracted cellular fractions, meningococcal vaccine from the polysaccharide antigen of the cell wall, the pneumococcal vaccine from the polysaccharide contained in the capsule of the organism, and hepatitis B polypeptide वैक्सीन। अब इसमें होता क्या है, आउटर लेयर की अगर बात करें ना, तो दो चीजें उसके अंदर होती है, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है कैप्सूल्स के अंदर भी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कैप्सूल्स होते हैं, जैसे न्यूमोकोकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जो कैप्सूल्स है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड आपको ज्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, आप अगर बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी की, तो वहां पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर होता क्या है वैसे बात के, अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है बस अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, एक उसको क्या कहते हैं जो तीन होते हैं इकट्ठे अमाइनो एसिड, अच्छा, देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी अपीयर टू बी हाई। ठीक है, ये आप घर जाके देखना उसको क्या, थोड़ा सा होमवर्क भी किया करो ना। सरफेस एंटीजन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, it is prepared by cloning HBsAg gene in G cells where it is expressed. सरफेस एंटीजन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, हम पहले ही बात कर रहे हैं कि दीज आर प्रोटीन्स एंटीजेंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम सरफेस एंटीजेंस को लेते हैं, उनको इन अ वे जिस तरह हम चाहते हैं हम उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लोनिंग करते हैं कौन से, हेपेटाइटिस बी के एंटीजन की। ठीक है, in G cells where it is expressed. Hepatitis B antigen produced is then used for the vaccine preparation. हमने किया क्या,
हमने वहां से लिए सरफेस एंटीजन लिया और प्रोड्यूस क्या किया, यीस्ट के ऊपर। यीस्ट इज सेफ टू टेक, हम उसको वहां से ले सकते हैं, हम उसको क्या करेंगे एज अ वैक्सीन हम यूज कर लें। ठीक है, वैक्सीन प्रिपरेशन में यूज कर लेंगे। हमने एक्चुअल पैथोजन के अंदर उसको प्रोड्यूस करने के बजाय कहाँ पे किया, यीस्ट, सेफर। ठीक है, सेफ टू प्रोड्यूस। यीस्ट कहीं भी उगा लो, उसके अंदर से हमने क्या करना है, अपनी एंटीजन मर्जी की लेनी है और हमने वैक्सीन के तौर पे उसको यूज कर लेना है। देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी आल्सो अपीयर्स टू बी वेरी हाई, क्योंकि एक चीज है जो हमने अपनी मर्जी से बनाई है, कस्टम मेड। ठीक है, कस्टम मेड, स्पेशली मेड, तो वो उस पर्पज को सर्व करेगी। एक चीज है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, वो जो भी उसके इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हैं, हमें उसके साथ क्या करना होगा, वी हैव टू मेक डू विद इट। हम हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज हमने अपनी मर्जी की बनाई है ना, तो फिर उसमें हम कीड़े निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इट विल बी बेस्ट कस्टम मेड है। ठीक है, तो इनकी एफिकेसी हाई होगी। लाइव वैक्सीन में हमारे पास स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वी हैव बीसीजी, टाइफाइड, ऑरल प्लेग, ऑरल पोलियो, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा, typhus. Then we have killed inactivated vaccines, typhoid, cholera, pertussis, plague, rabies, salk, polio, intramuscular influenza, Japanese encephalitis. Toxoids, we have diphtheria, tetanus, cellular fraction vaccines, we have meningococcal polysaccharide vaccine, pneumococcal polysaccharide vaccine, hepatitis B polypeptide vaccine, and in recombinant vaccine, we have hepatitis B vaccine. ये आपको हम ऑलरेडी आई थिंक जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, तो हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में देखे थे, अगर आपको याद हो। डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डीप सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर रूट्स, ऑर्डर रूट, वी हैव सेबीन वैक्सीन, ऑर्डर बीसीजी वैक्सीन, इंट्राडर्मल रूट, बीसीजी वैक्सीन, स्कारिफिकेशन है, स्कार, स्कारिफिकेशन की हमने बात की थी ना, कि एक स्कार बनाया जाता है रेजर से। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं कि वैक्सीन डाल देते हैं। ठीक है, जैसे काउ पॉक्स के लिए यूज की थी बस स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन। इंट्रानेजल रूट, नेजल स्प्रेस होते हैं। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। स्कीम ऑफ इम्यूनाइजेशन कैसी होती है, प्राइमरी कैसी होती है, वैक्सीनेशन इन्फेंट्स पे करते हैं हम। इसमें हमारे पास वन डोज वैक्सीन हमारे पास आती है, बीसीजी, वेरियोला, मीजल्स, मम्स, रुबेला, येलो फीवर, ये बच्चों को दी जाती है सारी। मल्टीपल डोजेस किस चीज़ के हैं, पोलियो, हर 2 महीने के बाद बच्चों को कतरे पिलाया जाता है, और उसकी वजह क्या है वो आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें रिवर्जन है। ठीक है, रिवर्जन है, इस वजह से बार बार दी जाती है। फिर उसमें क्या है कि जब आप लाइव दे रहे होते हैं ना, देयर इज अ रिस्क कि एक जो है वो स्ट्रेन ऊपर चली जाएगी। देन पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, इनके अगेंस्ट दी जाती है। ये डीपीटी क्या होती है, 5 साल के बाद डिप्थेरिया, बर्चोसिस एंड टेटनस। 5 साल के बाद क्यों नहीं देते, शुरू में जब आपके इम्यून सेल्स बन रहे होते हैं तो बहुत अच्छे एक्टिव एक्टिव होते हैं, एंटीबॉडीज बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, जब आपको 5 साल तक फुल बूस्टर्स भी दे दी जाती है ना, तो यू हैव वेरी गुड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अर्ली जो होती है जब आपकी इम्यून सिस्टम शेप हो रहा है, उस टाइम पे जब आप कुछ देते हैं तो एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू जब आप बड़े हो जाते हैं। बूस्टर वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी के दौरान जी yeast cells के का जिक्र हुआ था कि जी, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीजन हम उसको यूज करते हैं। तो जो ह्यूमन के अगेंस्ट उसका जो एंटीजन होता है वो उसके अगेंस्ट उसमें जाते ही वो उसको शट डाउन कर देगा, जो हमने वो एक मैकेनिज्म बना था वो चीज सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर इसमें क्वेश्चन। होगा क्या, जी सेल में आपने एडमिनिस्ट्रेशन की उसको। हमने ये सेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की, हमने प्रोडक्शन की है। देखो, ये मोबाइल है, इसका ये कवर है, मैंने उतारा। ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी है पूरा, मैंने इसका कवर उतार लिया। अब मेरी मर्जी का इसको कहीं भी प्रोड्यूस कर। ठीक है, मैं गई एक फैक्ट्री में, वहां उन्होंने कहा जी हम बड़ी हाई एफिशिएंट मशीन के ऊपर आपको करके देंगे। ठीक है, वो मुझसे पैसे ज्यादा मांग रहे थे, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। मैं दूसरे में चली गई, तीसरे में चली गई, किसी के पास चाइना की मशीन पड़ी थी, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें लो कॉस्ट में बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करके दे दूंगा।
यीस्ट। ठीक है। मैं भी उस चीज को डिस्कस करूंगा। वो जो हमने पढ़ा ना एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स की प्रिपरेशन, इसमें आपने बताया था कि डिफरेंट होस्ट में से उनको गुजारते हैं। तो ये चीज उसमें फॉल करती है? नहीं, हम पूरी चीज ले ही नहीं रहे, हम पूरा पूरा ये नहीं ले रहे। ठीक है, हम ये ले रहे हैं सिर्फ, हम पूरा नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एबिलिटी है चेंज होने की, इसमें नहीं है। मैंने कहा मुझे एक कंपोनेंट बना दो इसका। ठीक है, तो एक कंपोनेंट अलग से बन रहा है, एक प्रोटीन बन रही है, मैंने उसको दिखा दिया ये प्रोटीन है, मुझे यही प्रोटीन चाहिए। यीस्ट ने वो प्रोटीन बनानी शुरू कर दी। मैंने रिकॉम्बिनेशन ऐसे किया कि मैंने इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए था वो यीस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने सेल सरफेस के ऊपर इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां से मैंने ले लिया। ठीक हो गया ना। कई दफा आप क्या करते हैं, कभी आप लोगों ने, आई डोंट नो, अब तो खैर पौधे भी घरों में बहुत कम होते हैं। एक टाइम होता था हम कलम लगाते थे पौधे के साथ, एक टहनी लेते थे किसी और पौधे की और उसको काट के ना दोनों को जोड़ते थे, ग्राफ्टिंग करते थे। ठीक है, कलम लगाना हम कहते थे, ग्राफ्टिंग करते। तो क्या होगा, वो तो अपना ही फंक्शन करती रहेगी ना। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे सोर्स दिया खाने की। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं, तो हमने इससे कहा कि हमें ये चीज चाहिए, हमें प्रोड्यूस कर दो, तो वो चेंज नहीं करेगी। डीएनए सेम है, जीन सेम है, उसकी प्रोडक्शन की जस्ट हमने जीन वहां से उठाई और यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन कर दिया। डीएनए सेम है, जीन सेम है, जीन मैंने उठाई और मैंने उसको यीस्ट के अंदर डाला। तो यीस्ट ने क्या करना है, जीन तो वही है, प्रोड्यूस वही करती रहेगी, चेंज नहीं करेगी। जब हम होस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म अगर हमने उठा के दिमाग समेत डाल दिया है। ठीक है, इनका भी ब्रेन होता है, इनका भी डीएनए है, ये भी क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अगर हमने पूरा उठा के डाले ना, चेंज कर जाएगा, इवॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा नहीं उठा रहे, जस्ट एक प्रोटीन उठा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, सेम प्रोडक्शन। ठीक है, देखो अभी तक तो नहीं कर सके। ठीक है, ह्यूमन सेल्स के अंदर अगर आप कह रहे हो ना, तो उसमें देखना पड़ता है, आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है ना, उनको भी, उनका भी रिकॉम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बिकॉज दे आर वेरी कम्प्लेक्स। आप यीस्ट की बात कर रहे हो, सिंगल सेलुलर यीस्ट की बात कर रहे हो, कहाँ आता है, किस चीज में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है, यूकैरियोट्स में आता है। उसमें फिर क्या होता है, हम्म, प्रोकैरियोट्स में आता है, यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है। ठीक है, सिंपल बंदा क्या है, ठीक है, तो वो कितना कम्प्लेक्स है, उसके सेल्स के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है, एक सिंगल सेल के साथ आपने क्या करना, उसको कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, मे बी इन द फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर, अब जो हमारे पास वो स्टेम सेल आ गए, हम उनको कितना कंट्रोल करते हैं, ये जीन बंद कर दो, ये जीन ब्लॉक कर दो, ये जीन ऑन कर दो, करते हैं ना। अभी रिसेंटली वी हैड दिस थिंग जहाँ पे ट्यूमर्स कि वो जाके ऑफ कर रहे हैं, एचआईवी को जाके ऑफ कर रहे ये हैं। जीन थेरेपी होगा? हाँ, तो जा रहे हैं, लेकिन जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं, दे आर वेरी कम्प्लेक्स, वो सिंपल नहीं है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू सेल लाइंस हम बहुत कुछ करते हैं, एक पूरे ह्यूमन के ऊपर हम नहीं करते, लेकिन सेल लाइंस के ऊपर हम करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर ह्यूमन सेल प्रोड्यूस करेगा एक सेल सरफेस एंटीजन, फिर क्या होगा, मेरा सेल है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा, इमेजिन मेरी स्किन सेल के ऊपर वो एंटीजन आना शुरू हो गया, तो क्या होगा, मेरा मेरा इम्यून सिस्टम क्या कहेगा स्किन को, क्या कहेगा, मेरी स्किन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो मुझे वो मकसद तो चाहिए नहीं। ठीक है, ऑल दो वो आइडिया आपका दूसरी साइड से आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें हमने इसको आउटसाइडर ही रखना है। मोमेंट ये हमारा अपना हो गया, तो पैथोजन आया,
ठीक है, हम हमारी स्किन के ऊपर वो है, ठीक है। अगर वो एंटीजन आ रहा है तो इसका मतलब हमारा अपना हो गया, ठीक है, हमने अपना ले लिया। अब पैथोजन आए, हमने कहना ये भी अपना है, इतने में वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम्म। बेटा फिर आपके सेल, हम डीएनए जब देते हैं ना, डीएनए उसमें हमारा यही होता है कि डीएनए अंदर जाके वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसमें हम ये चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नॉन सेल्फ रहेगी, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ठीक है। तो उसमें हम वो वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए वैक्सीन के अंदर। लेकिन इट्स बेटर टू हैव अ वेक्टर, इट्स बेटर टू हैव अ वेक्टर डीएनए की निस्बत। आप देखिएगा कि हर हर वैक्सीन टाइप के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बूस्टर वैक्सीन क्यों दी जाती है? कुछ टाइम के बाद, फर्स्ट वैक्सीन डोज के बाद क्या होगा, एंटीबॉडीज का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। हर वैक्सीन के अगेंस्ट सेम रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम बूस्टर वैक्सीन देते हैं क्योंकि सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ एंटीबॉडीज बहुत हाई टाइटर आता है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास लो होता है अगेंस्ट सम डिजीजेस जो कि बहुत खतरनाक है, हम क्या करते हैं कि हम सेकेंड देते हैं और सेकेंड में हमारे पास हाई टाइटर आ जाता है, ताकि जैसे ही ये, एक तो हमें क्या फायदा देगा, कुछ डिजीजेस बहुत रैपिड होती है, तो ऑलरेडी हमारे पास इनफ नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होनी चाहिए टू अटैक दैट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बूस्टर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम नीचे चल जाएगा जी, 5 साल के बाद आपने बूस्टर वैक्सीन नहीं दी क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज बिल्कुल लो हो गई है। तो कीप दैट सेफ्टी और दैट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यू नीड अ बूस्टर वैक्सीन। Periods of maintained immunity due to vaccine. We have short periods like months, contra vaccines. Then we have 2 years, TAP vaccine. Then we have 3 to 5 years. We have DPT vaccine, 5 or more years. BCG vaccines, 10 years. Yellow fever vaccine. Solid immunity. We have measles, mumps, and rubella vaccine. अच्छा, in case of आपका जो क्वेश्चन था ना 5 years तक हम क्यों करते हैं, अगर आप देखें तो जो ज्यादातर डिजीजेस हमारे पास आती हैं वो किसे अटैक करती हैं, चिल्ड्रन को, ठीक है। हमें करती भी नहीं है वो डिजीजेस, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अब बूस्ट हुआ हुआ है, ठीक है, हमारा एक एफिशिएंट इम्यून सिस्टम है, तो हमें ये डिजीजेस इतना खतरा नहीं देती, ठीक है। लेवल्स ऑफ इफेक्टिवनेस, एब्सोलूट प्रोटेक्टिव, एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिव है येलो फीवर वैक्सीन, 100% लगेगी तो कभी डिजीज नहीं होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिव 99%, वेरियोला है, मीजल, मम्प्स, रुबेला, डिphtheria एंड टेटनस, 99% फिर भी होती है, ठीक है, तो हो जाती है। मम्प्स देखे होंगे कभी कभी किसी बच्चे को हो जाते हैं, हालांकि ठीक है, मीजल्स हो जाते हैं। मैम पीपीआई में भी मास्क की वैक्सीनेशन के बच्चों में होती है, सॉरी, जो बच्चों को वैक्सीन देते हैं वैक्सीन से देते हैं 3 month तक, तो उनका मम्प्स की नहीं है, उसमें है मम्प्स की नहीं, में है उसमें मम्प्स की, जो रिसेंट वाला है उसमें मम्प्स है, ठीक है। अच्छा, हाईली प्रोटेक्टिव, पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड परट्यूसिस वैक्सीन। हमने पोलियो का भी कहा कि किसी न किसी को हो जाता है, टीबी के केसेस हर बंदे में को बीसीएस मिलते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो सकती है, परट्यूसिस वैक्सीन है, ये भी हो जाती है, काली खांसी भी हो जाती है। अच्छा, मॉडरेटली प्रोटेक्टिव 40 to 60, हमारे पास कॉलरा की है, देन वी हैव इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, बहुत ही कम है, इसी वजह से तो इन्फ्लुएंजा की हम नहीं लगाते, 10,000 की लगवा भी लें तो क्या फायदा, 40 to 60%, खतरनाक भी नहीं है, ठीक है। कॉलरा की भी नहीं लगवाते लोग, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनको कॉलरा से इतना खतरा ही नहीं होता, बच्चों में ज्यादा होता है। टैप, आई विल हैव टू गेट बैक फ्रॉम दैट, ठीक है। कोल्ड चेन क्या जरूरी है, टेम्परेचर बहुत जरूरी है टू कीप इट एक्टिव। हम अक्सर कहते हैं वैक्सीन ने काम नहीं किया, फिर पिछले दिनों एक बहुत थ्योरी भी चली जी इस वजह से काम नहीं कर रही क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की जा रही, ठीक है। लोग जो हैं पोलियो वैक्सीन को सही तरीके से वो टेम्परेचर नहीं देते, बार बार खोलते हैं, कूलर जो उन्होंने छोटा सा उठाया होता है, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है।
हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए भी बहुत केयरफुल रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरा सिस्टम रखा जाता है कि कहीं पे कोई भी ऐसा फॉल्ट ना आए जिसकी वजह से वैक्सीन इनएक्टिव हो जाए। ठीक है। इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। ठीक है। द कोल्ड चेन सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज वैक्सीन फेलियर में अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल्स। Cold chain equipment, walk-in cold rooms. देखे कभी? They are located in regional level or in at regional level meant to store vaccines up to 3 months and serve districts. हमने कभी नहीं सोचा वैक्सीन जो लेके आ रहे होते हैं ये लाते कहाँ से है। है ना, हम तो सिर्फ कूलर देखते हैं ना उनके हाथ में, हम कभी नहीं सोचते कि ये आता कहाँ से है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर दे हैव दीज वॉक इन कोल्ड रूम्स जिनके अंदर रखा जाता है। ठीक है। आप लोग कभी लैब लैब में तो खैर काम किया होगा, वहां पे देखा जहाँ पे केमिकल्स के लिए रूम भी बनाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम है पाकिस्तान में। बट जहाँ हम काम करते रहे वहाँ पे प्लेट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए फ्रिज के इस्तेमाल के बजाय कोल्ड रूम का, कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता था। उसका ये फायदा होता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें उसमें चली जाती हैं। फ्रिज का कोई पता नहीं होता कब लाइट चली जाए, कब वो काम करना छोड़ दे। तो कोल्ड स्टोरेज जो होती है वो काइंड ऑफ कह सकते हैं एफिशिएंट होती है। डीप फ्रीजर्स 300 लीटर एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स supplied to all districts and the WIC location to store vaccines. Deep freezers are used to making ice packs and to store OPV and measles vaccines. Deep freezers में हम क्या करते हैं, जो ice packs नहीं होते वो बनाने के लिए रखते हैं। स्मॉल डीप फ्रीजर्स 140 तक होते हैं हमारे पास। वन सेट इज प्रोवाइडेड टू, जो हमारे ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है उनको दिए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स को दिए जाते हैं। कोल्ड बॉक्सेस, वो जो हम देखते हैं ना जो उठा के आ रहे होते हैं, are supplied to all peripheral centers. These are used mainly for transportation of the vaccines. Vaccine carriers. Vaccine carriers are used to carry small quantities of vaccines for the out of reach sessions. Four fully frozen ice packs are used for lining the sides. Okay. उसके बाद क्या करते हैं, वायल्स ऑफ टीपीटी, डीटी, टीटी एंड डाइल्यूएंट्स शुड नॉट बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्रोजन आइस बैग्स। द कैरियर्स शुड बी क्लोज टाइटली। हम करते हैं क्या, हमने चारों साइड पे रख के ना, कभी आपने माइक्रोबायोलॉजी में तो हम काफी सारी चीजें जैसे हमारे प्राइमर्स होते हैं, हमारी डिफरेंट पीसीआर के मास्टर मिक्स होते हैं, उन चीजों को जब हम लेते हैं ना तो हम उनको क्या करते हैं, जब कभी देखिए कि सप्लायर लेके आता है आइस पैक के ऊपर ना लगा के, दूसरा आइस पैक ऊपर रख के बंद कर देते हैं, टेप लगा देते हैं ताकि वो बोल रहे। यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, साइड पे रहते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जहां से वो इन कांटेक्ट आएगा वहां से टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है। कभी देखा फ्रिज के अंदर वॉल के साथ कोई दूध का कप लग जाए तो क्या होता है, पीछे से आइस बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इन कांटेक्ट नहीं आते, उसको सिर्फ लाइन किया जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और पूरी वाइल को सेम टेम्परेचर मिलना चाहिए। आइस पैक्स कंटेन वाटर एंड नो सॉल्ट शुड बी एडेड टू इट। ये हमें अब बने बनाए मिल जाते हैं, हम बनाते नहीं हैं अब। अच्छा, of all the vaccines, polio is the most sensitive one. Sensitive to heat, requiring storage at -20 degrees centigrade, जिसको मेंटेन करना मुश्किल है। Vaccines which must be stored in the freezer compartments are polio and measles. Vaccines which must be stored in the cold part but never allowed to freeze are typhoid, DPT, tetanus toxoid, DT, BCG and diluents. क्योंकि ये फ्रीज होने के बाद क्या होता है, क्रिस्टलाइज होने के बाद ये क्या होती है, अपनी एफिकेसी छोड़ देती है। जब आप इनको फ्रीज करेंगे और डीफ्रॉस्ट करेंगे तो इनकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी। Hazards of immunization. No immune response is entirely free from the risk of adverse reactions or remote squeal. The adverse reactions that may occur may be grouped under the following heads. Reactions inherent to inoculation, reactions due to faulty techniques, reactions due to hypersensitivity, neurological involvement, provocative reactions and others. अब इसमें क्या है, इनोकुलेशन की वजह से एडमिनिस्टर करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, कि जब वो इनोकुलेट हुआ, लाइव है, इनोकुलेशन हुई, उसकी वजह से हो सकता है रिएक्शन। फॉल्टी टेक्निक, सबक्यूटेनियस था, मस्कुलर लगा दिया, ठीक है, उसकी वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ लोग जो है उसके अंदर एडिड चीजें जैसे एडजुवेंट है उससे एलर्जिक हो सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोग जिनका वीक है, क्या हो सकता है कि उनके न्यूरॉन्स के को अटैक कर सकती है वैक्सीन।
ठीक है। तो कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ अगर आप लाइव एटेन्यूएटेड दे रहे हैं तो वो न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी उसके अंदर। देन प्रोवोकेटिव रिएक्शंस, जो हायर डिग्री के रिएक्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। किसी वैक्सीन की वजह से डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक। और फिर और अदर्स हैं, कोई भी किसी भी तरह का सिम्टम आ सकता है, क्योंकि आप एक लिविंग थिंग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इनॉकुलेशन आ गई। आई डोंट थिंक कि हमें ये सारे पढ़ने की जरूरत है। क्या आप अपने ओन पे देख लीजिएगा। ठीक है। तो लेट्स